Assalamualaikum dear students. आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है हमारे पास इन्वेंट्रीज से रिलेटेड। ठीक है, आज हम इन्वेंट्रीज का टॉपिक करेंगे। इन्वेंट्रीज का जो टॉपिक है ना उसके लिए पहले मैं आपको बेसिक्स उसकी समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप इजीली बाद में क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जो हमारे पास ना ये मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, 1 मिनट स्क्रीन। अच्छा, मैं आपको ना क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 7.6 समझा दें अब्बास रज़ा। चलिए मैं करवा देता हूँ, अभी मैं आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा करवा दूँ, उसके बाद मैं आपको ना ये करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखें जो हमारे पास जो टॉपिक है ना नेक्स्ट है वो है हमारे पास इन्वेंट्रीज से रिलेटेड। ठीक है, अब जो इन्वेंट्रीज वाला टॉपिक है इन्वेंट्री आपको पता है कि हम जो गुड्स होती हैं अनसोल्ड गुड्स उनको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री आपके पास क्या है? इन्वेंट्री का मतलब होता है आपके पास अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, आपके पास जो गुड्स होती हैं उनको आपने कैसे इवेलुएट करना है, उसकी कैसे आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री की। जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू आपने कैलकुलेशन करनी है अनसोल्ड गुड्स के लिए, तो आपके पास हमारे पास जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहता है कि आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं IS 2 है, वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, को इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है? आपने निकालनी है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो कहता है आपने देखना है इन्वेंट्री जो है वो आपकी उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी NRV जो लोअर होगी उस पे आप उसको इवेलुएट करेंगे। अच्छा, ये जो NRV है ये क्या है? कॉस्ट तो आपको पता है कि जो चीज़ आप जितने की परचेज करेंगे वो आपकी कॉस्ट है, लेकिन उसकी कैलकुलेशंस अभी हम सीखते हैं, कैलकुलेशंस सारी। ठीक है। अच्छा इसमें आपने इसको इवेलुएट कैसे करना है, इसको कैसे आपने रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। अब देखें हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड परचेजेस भी पढ़ ली, परचेज रिटर्न्स भी पढ़ ली, सेल्स पढ़ ली, सेल्स रिटर्न्स पढ़ ली। वो हमने उसको उसके हिसाब से हमने पहले ही एंट्रीज जो जर्नल एंट्रीज की थी वहाँ कर लिया है, इसलिए उसको फर्दर दोबारा मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि ज़रूरत है कि आपने ये सेल्स परचेज वगैरह को कैसे करना है, रिकॉर्ड करना है, वो करने की ज़रूरत है, बता दें। यहाँ सिर्फ हम इन्वेंट्री का एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इन्वेंट्री का अकाउंट कैसे बनता है वो हमने बनाना है, फिर हमने उसको करना है कि उसकी रिकॉर्डिंग कॉस्ट कैलकुलेशन वगैरह कैसे करनी है। जो हमने बेसिक लेवल वाली थी वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम ज़रा हायर लेवल पे आके इसके पढ़ेंगे, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो है हमारे पास उसकी कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा देखें, ये तो बेसिक रूल है कि आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपने जो भी इन्वेंट्री होगी उसको आपने रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। इसको हम फर्दर पढ़ते हैं कि इसमें से कॉस्ट कैलकुलेशंस कैसे करनी है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। हम थोड़ा सा बेसिक लेवल का रिवाइज करते हैं। बेसिकली हमने जब अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो हमने कुछ इन्वेंट्री से रिलेटेड पढ़ा था कि आपने गुड्स परचेज करनी है, परचेजेस रिटर्न करनी है, उनको रिकॉर्ड कैसे करना है। अच्छा देखें, अगर हम इन्वेंट्री का को देखें तो इन्वेंट्री का अगर हम अकाउंट बनाते हैं, एक इसका टी अकाउंट भी बनता है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री का जो अकाउंट बनेगा उसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, ये हम जर्नल एंट्रीज के हिसाब से ही करेंगे जो मैंने आपको पहले करवाई थी उसके हिसाब से ही। अब देखें इन्वेंट्रीज हमारे पास होते हैं, हमारे पास ये करंट एसेट्स होते हैं। तो जो उनका ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा हमेशा। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास बिजनेस आपने जब स्टार्ट किया या आपका मंथ स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 1 मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद, ठीक है, या वीकली भी हो सकता है ये डाटा। आपके पास इन्वेंट्री $10,000 की पड़ी हुई थी, आपके पास ये डेबिट बैलेंस है। उसके बाद देखें आपने क्या किया फर्दर, उसके बाद आपने कुछ परचेजेस की ड्यूरिंग द ईयर। जब आप परचेजेस करेंगे तो हम परचेजेस के लिए एंट्री करते हैं, डेबिट हम परचेजेस अकाउंट करते हैं और क्रेडिट हम क्या करते हैं, क्रेडिट हम कर देते हैं। अगर हमने कैश में पे किया तो कैश क्रेडिट कर देंगे। इफ वी आर पेड बाय अ चेक देन बैंक विल बी क्रेडिटेड, एंड वी हैव नॉट येट, इफ वी हैव नॉट येट पेड इन दैट केस ट्रेड पेबल्स वुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, आपके ट्रेड पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो परचेजेस किए हैं फर्दर, वो हमने परचेज किए हैं 50,000 की इन्वेंट्री परचेज की है। ठीक है। अब देखें जो परचेजेस होती हैं ये आप इन्वेंट्री के अकाउंट में लेके जाएंगे। आपने जो परचेजेस किए हैं, इन्वेंट्री हमारे पास एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास ये डेबिट होगा। तो अगर डेबिट होगा तो हम इन्वेंट्री का अकाउंट बना रहे हैं तो कितनी अमाउंट से होगा, 50,000 से। तो 50,000 हम यहाँ डेबिट करेंगे और क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, रेफरेंस के कैश में पेमेंट हुई है या बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, आपने चेक दिया है उसको पे किया है, या अभी स्टिल वो पेएबल है, आपने उसकी पेमेंट नहीं की, वो ट्रेड पेएबल्स होगा, वो आपकी पास लाइबिलिटी में भी शो हो रहा होगा। ठीक है, रेफरेंस आप क्रेडिट रेफरेंस देंगे। ठीक है, उसके बाद आप कर देते हैं फॉर एग्जांपल परचेजेस रिटर्न्स हैं, परचेजेस रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जब आप एंट्री करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट में क्या होगा, क्या क्रेडिट में आपकी रिटर्न आउटवर्ड्स आ जाएंगी या परचेजेस रिटर्न्स आ जाएंगी। रिटर्न आउटवर्ड्स ये आपकी रिटर्न हो गई है, आपने इन्वेंट्री वापस भेज दी है। अब रिटर्न आउटवर्ड्स में आपने क्या भेजा है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपकी क्या हो गई, डिक्रीज, ये एसेट है, डिक्रीज इन एसेट आ गया। फॉर एग्जांपल आपने एसेट जो है इन्वेंट्री वो $5,000 की रिटर्न कर दी है। ठीक है, डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आपके पास आएगा जिस पर्सन को आपने दिया ट्रेड पेबल्स उसको आप डेबिट कर देंगे, उसका नेम डेबिट कर देंगे, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है, अब देखें जो इन्वेंट्री है यहाँ पर भी क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट इन्वेंट्री हो रही है कितनी अमाउंट से, 5,000 से। तो हम इसको 5,000 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इन्वेंट्री के अकाउंट में, और डेबिट रेफरेंस में क्या लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक हो गया। उसके बाद देखें जब आपने इसको रिटर्न आउटवर्ड्स में लिख दिया, इसके बाद आप कुछ इन्वेंट्री सेल भी कर सकते हैं। जब आप सेल करेंगे तो उस वक्त क्या एंट्री होगी, उसको उस टाइम आप कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेल्स को। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि थर्ड नंबर पे गुड्स ऑफ डॉलर, गुड्स ऑफ डॉलर 20,000 सोल्ड। ठीक है, गुड्स जिनकी वैल्यू $20,000 थी वो आपने सेल कर दी। ठीक है, तो अब एंट्री क्या होगी आपके पास, आपने डेफिनेटली जब सेल की होगी यू वुड हैव रिसीव्ड कैश और चेक। इफ यू हैव रिसीव्ड चेक देन यू विल डेबिट बैंक अकाउंट। और अगर आप कैश रिसीव किया तो कैश एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे।
और क्रेडिट में आप अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। कितनी अमाउंट से आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बनेंगे, 20,000 से, ठीक है। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, सेल्स। आप जो सेल्स आप कर रहे हैं ये भी आप इन्वेंट्री कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री जा रही है ऑर्गेनाइजेशन से जिसकी वैल्यू है 20,000। इन्वेंट्री के अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इन्वेंट्री के अकाउंट में आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, कितनी अमाउंट से हो रही है, 20,000 से। डेबिट रेफरेंस में क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, या आप बैंक लिखेंगे, या आप क्या करेंगे, आप ट्रेड रिसीवेबल्स लिख देंगे। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपने ये सारी चीजें लिखनी है, इन्वेंट्री का है, ठीक है। इसी तरह आपकी ये भी तो हो सकता है कि आपने गुड्स सेल किए हैं और वापस आ गए हैं, गुड्स कॉस्टिंग $1,000 रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। आपके पास जो कस्टमर था उसने आपको चीजें वापस कर दी हैं जो आपने 1,000 की उनकी कॉस्ट है। आपके पास एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होंगे, इसका मतलब है इन्वेंट्री आपके पास आ रही है तो इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, कितनी अमाउंट से, 1,000 से। और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग इन्वेंट्री अकाउंट। तो इन्वेंट्री अकाउंट देखें हमारे पास कितने से इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, 1,000 से। इसको इन्वेंट्री अकाउंट में हम 1,000 डेबिट करेंगे और क्रेडिट साइड पे क्रेडिट रेफरेंस यहाँ दे देंगे कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कितने कम हो गए, 1,000 से, ठीक है। अब देखें इसके बाद ना हम क्या करेंगे, हमने इस अकाउंट में नॉर्मली यही ट्रांजैक्शंस होती हैं और फिर हम इसको ना क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, अकाउंट कर देते हैं। अब हमारे पास जब ये क्लोज हो जाएगा उस टाइम हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। आप देखें डेबिट साइड हमारे पास ग्रेटर है, 10,000 ओपनिंग बैलेंस था, 50,000 के हमारे पास हमने और परचेजेस की और 1,000 की हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब सेल्स रिटर्न हो गई, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इन्वेंट्री बनी है 61,000 की। डेबिट साइड 61,000 वी विल पुट ऑन बोथ साइड्स ऑफ टी अकाउंट, और उसमें से हम 25,000 माइनस कर लेंगे। जब 25,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो देखें कितनी रहती है, 36,000 की। देखें इतनी आती है वैल्यू 36,000। बैलेंस आपके पास कैरी डाउन होगा और दिस विल बी द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। अगले पीरियड में हम इसे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे 36,000 को। ठीक हो गया। ये एक तो अकाउंट आपका आता है कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, फरीना, प्रॉब्लम बाकी सबको भी कोई प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है? वैसे तो वॉइस ठीक है, मेरा माइक सही शो हो रहा है। आप रीज्वाइन करें सेशन, मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा। फारीना आप रीज्वाइन करें सेशन, ठीक हो जाएगी आपकी यहाँ पर ना वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद देखें ये हमारे पास है कि इन्वेंट्री अकाउंट आपने कैसे बनाना है। ये सेल्स, परचेज रिटर्न्स, ये सारी जर्नल एंट्रीज तो आपने पहले भी की हुई हैं। यहाँ पर हमने एक चीज नई सीखी है और वो है अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। हमने अकाउंट बनाना सीखा इसमें। अब यहाँ देखें जब हम इसके बाद हमने आगे फर्दर चलना है तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास इन्वेंट्रीज होती हैं फिर हम उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब हमारे पास इन्वेंट्री आती है फिर हम उसको फर्दर इशू करते हैं उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, या उसे सेल करते हैं, तो फिर हमारे पास उसकी कॉस्टिंग कैसे होनी है। देखें हमने जो पहले पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ना जो कॉस्ट ये वाला, कि हमारे पास ना लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आपने
ये देखना है कि आपके पास कॉस्ट लोअर है या नेट रियलाइजेबल। जो लोअर होगी उस पे आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इन्वेंट्री को पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ना ये जो NRV है, ये क्या, नेट रियलाइजेबल। देखें, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि आप एक चीज कितने की सेल कर सकते हैं, सेल वैल्यू को कहते हैं, सेल प्राइस को, ठीक है। नेट का वर्ड यूज होता है तो नेट का मतलब होता है कि दो चीजों का डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस कैसे होगा? देखिए, एक चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सेल करेंगे, वो हमारे पास हो जाएगी फॉर एग्जांपल $100 की, ठीक है। तो उसको फिर हम कहते हैं अगर सेल 100 की होगी तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, इसको सेल करने की कॉस्ट भी हो जाएगी, वो भी हम उसमें से माइनस करते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट होती है? ये होती है आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस है किसी प्रोडक्ट की, किसी भी मटेरियल की, कि कितने का सेल हो जाएगा, माइनस उसमें से आपके एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। उस प्रोडक्ट को आपने सेल करना है तो सेल करने के लिए आपके कितने एक्सपेंसेस लगेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है, वो मैंने सेल करनी है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो $100 में सेल होगी, लेकिन तब सेल होगी कि मैंने पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की कॉस्ट $20 इसमें लगाऊं। तो इसका मतलब है जो नेट मुझे रियलाइज होंगे वो $80 होंगे। नेट कितने रियलाइज होंगे? $80। ऑन द अदर हैंड जो यही प्रोडक्ट है, इसमें जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो आ रही है हमारे पास ना $75 की। इसको रिकॉग्नाइज कर लें, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लें। तो आप देखें ये लोअर है, हमारे पास क्या है, लोअर कौन सी है? 75। इसका मतलब है जब हम इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करेंगे 75 पे करेंगे। अगर इसी तरह कंपैरेटिवली हम ये करते हैं कि हमारे पास ना सेल्स प्राइस, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस वही है, $80 ही है, लेकिन हमारे पास जब हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट हमारे पास निकलती है कितने डॉलर्स की कॉस्ट? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो निकल रही है हमारे पास ना $85 की, ठीक है। तो अब आपने इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज करना है लोअर ऑफ कॉस्ट, NRV लोअर पे रिकॉर्ड करना है हमेशा। दूसरी अटेम्प्ट में ये जो दूसरी चीज है इसमें हमारे पास ये रिकॉर्ड हो जाएगी $80 पे, बिकॉज हमारे पास कॉस्ट जो है वो 85 है और हमें ये लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि हम उसको सेल कर सकते हैं $80 की। इसकी रीजन क्या हो सकती है? रीजन ये भी हो सकती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मॉइस्चर फॉर एग्जांपल हो गया, जैसे आपने बुक्स पब्लिश की तो बुक्स मॉइस्चर की वजह से थोड़ा पेपर खराब हो गया, तो आप उसको ज्यादा वैल्यू पे सेल नहीं कर सकते, आप उसे कम वैल्यू पे सेल करेंगे तो आपको कुछ लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास ना और रीजन भी हो सकती हैं, जैसे किसी जगह पे किसी सेंटर में आग लग गई, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल सेंटर था, कोई लैपटॉप वगैरह सेल हो रहे थे, वो सेंटर में आग लग गई। आग लगने की वजह से हालांकि नीचे वाला बेसमेंट वगैरह ही कोई इफेक्ट हुई है, लेकिन ना उस हीट की वजह से ऊपर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं ऊपर वाले स्टोर में, ऊपर जितनी शॉप्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो सेल कम वैल्यू पे होते हैं। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है कि कितने, जो भी लोअर होगी उस पे आपने इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज करना है। अब देखिए, NRV हमने पढ़ ली, अब हमने पढ़ना है कि कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है जब आप इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अब इन्वेंट्री को वैल्यूएशन मेथड्स जो होते हैं ना वो हम पहले डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड का मतलब है कि आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है, किस वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। 25,000 जो माइनस किया है वो, हाँ,
वो ये देखिए ना, हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं, आपने मेरे ख्याल में लेजर अकाउंट्स नहीं पढ़े, तो जो टी अकाउंट्स होते हैं, जब हम ये अकाउंट बनाते हैं किसी भी चीज का, तो हम देखते हैं कि डेबिट साइड पे वैल्यूज ज्यादा है या क्रेडिट पे। जो साइड बड़ी होती है उसकी वैल्यू हम टोटल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ना इन दोनों अकाउंट्स में हमारे पास डेबिट साइड 61,000 है और क्रेडिट साइड 25,000 बनती है, अगर हम दोनों को टोटल करें तो जो बड़ी साइड होती है उसका हम टोटल दोनों साइड पे लिख लेते हैं टोटल में, ठीक है, डबल लाइन लगा के, और उसमें से इनको माइनस करते हैं तो रिमेनिंग जो बैलेंस बच जाता है ना, ये बैलेंसिंग फिगर जो होता है ये वाला 36,000, ये हमारे पास आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए हमने कैलकुलेशन की थी, ठीक है, इसलिए वो 25,000 माइनस किया हुआ है 61,000 में से, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ, ये हमारे पास ये रिटर्न आउटवर्ड्स मैंने जैसे समझाने के लिए लिख लिए, रेफरेंस में तो आप ट्रेड पेबल्स ही लिखेंगे ना, यहाँ पर जो आपके ट्रेड पेबल्स हैं वही रेफरेंस में आएंगे अब बस, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, उसमें देखें हमारे पास ना जो मेथड्स हैं, मेथड्स कौन से, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स में हमारे पास आते हैं, जो मेथड्स आते हैं ना वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ये कौन कौन से मेथड्स आते हैं, एक हमारे पास आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO। ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, ये पहला मेथड है। जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास आता है लाइफो। लाइफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। अच्छा, सेकंड मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फिर हमारे पास होता है थर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक मेथड होता है एवको। इसका मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मेथड भी इसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ है वो हमारे पास आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और फिर हमारे पास है फिफ्थ वन रिटेल वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, ये हमारे पास मेथड्स हैं। अब इसमें से ना कुछ मेथड्स जो हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कहता है कि वो आप यूज ना करें। अब उनमें से ये जो मेथड है ना, लाइफो मेथड, नॉट रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नॉट रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं इसको यूज नहीं करना आपने, ठीक है। इसलिए हम इसको अभी फिलहाल जो है ना नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे मेथड्स हैं, जो लाइफो मेथड है, ये फाइफो मेथड, सॉरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये ठीक है,
आपको मेथड भी ठीक है। अब जो हमारे पास जो मेथड्स है ना, उनमें जो ये दो मेथड्स हैं, ये इसमें क्या होता है, आप स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ ना आप प्री डिटरमिंड कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या मतलब, इसका मतलब है आप प्री डिटरमिंड कॉस्ट पे चलते हैं। प्री डिटरमिंड कॉस्ट का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो इन्वेंट्री हमें $5 पर केजी के हिसाब से फॉर एग्जांपल मिलेगी। एक्चुअल प्राइस हो सकता है $5 से ऊपर हो, $5 से नीचे हो। तो ये क्या, आपने इसको प्रिडिक्टेड वैल्यूज यूज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो रिटेल वैल्यूएशन मेथड होता है, इसमें भी आप अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। आप अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो होती है ना, वो तब तक यूज नहीं करनी चाहिए जब तक वो एक्चुअल के करीब नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, या एक्चुअल नहीं होती। तो इसलिए ये भी दो जो मेथड्स हैं, इनको भी रेकमेंड नहीं किया जाता कि ये यूज करें। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मेथड बच जाते हैं ना, कि जो इनको हमने स्टडी करना है, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है और एक हमारे पास एवको मेथड है। तो जो हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, उसको हम देखते हैं, उसको हम पहले पढ़ते हैं कि उसको कैसे हमने उसकी कैलकुलेशंस करनी है। उसमें कैलकुलेशन आपको मैं सिखाता हूँ, ये सीख लें, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपको ना। अब देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम कैलकुलेशंस करते हैं। अब देखें, सपोज करें कि हमारे पास ना ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 1 जनवरी को। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी थी या ओपनिंग स्टॉक था, वो था फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स थे एट द रेट ऑफ $10 ईच। आपके पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो 100 यूनिट्स थे और हर एक की जो वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो $10 थे। उसके बाद आपने 2 जनवरी को क्या किया, 2 जनवरी को आपने परचेज किया न्यू एसेट्स, न्यू आपके इन्वेंट्री, परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $12 पर यूनिट। ये आपने न्यू परचेजेस की, ठीक हो गया। फिर आपने 3 जनवरी को क्या किया, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने उसको सेल कर दी गुड्स। आपने उसमें से 120 यूनिट्स आपने सेल कर दिए, सपोज करें, ठीक हो गया। एट, और उसकी जो सेल्स प्राइस थी वो आपकी फॉर एग्जांपल आपने चार्ज की $20 पर यूनिट, ये आपकी सेल्स प्राइस थी, ये आपने चार्ज कर ली। उसके बाद 4 जनवरी को आपने दोबारा परचेजेस कर ली। 4 जनवरी को आपने गुड्स अगेन परचेज की, 100 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ $14 पर यूनिट, प्राइस और बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद आपने 5 जनवरी को क्या किया, 5 जनवरी को आपने यूनिट सोल्ड कर दिए, 100 यूनिट्स आपने क्या कर दिए, सेल कर दिए। और जो सेल्स प्राइस थी वो थी $20 पर यूनिट, ठीक हो गया, ये आपकी सेल्स प्राइस थी। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या किया कि आपने अब हमने इसके लिए ना एक कॉस्ट कार्ड बनाते हैं ताकि आपको ना इजी कैलकुलेशन करना सीख जाएं आप लोग। अच्छा, जो कॉस्ट कार्ड बनाते हैं ना, वो हम कैसे बनाते हैं वो देखें। जब हम सबसे पहले यहाँ पर जो इन्वेंट्री कॉस्ट कार्ड,
ये हम बना रहे हैं। पहले हम बनाएंगे डेट का कॉलम, ठीक है। उसके बाद हमने बनाना है कि हमारे पास परचेजेस कितनी आई हैं। उसके बाद हमने बनाना है कि हमने सोल्ड कितनी की हैं, और उसके बाद हमने बैलेंस वाला कॉलम बना लेना है। ठीक हो गया। सपोज करो कि हम ये कर रहे हैं कि हम FIFO मेथड यूज कर रहे हैं फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो चीज़ें पहले आई हैं वो पहले सेल करें। नॉर्मली देखें, ये जो फ्रूट सेल करते हैं या जो ब्रेड वगैरह सेल करते हैं, यानी कि जो चीज़ें जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं, वो क्या करते हैं कि जो चीज़ें पहले आती हैं उनको पहले सेल करते हैं, जो बाद में आती हैं उनको बाद में सेल करते हैं, ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो। ठीक है, तो उसमें मेथड लगता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। इसी तरह आप देखें कि जैसे गंदम वगैरह होती है, वो पुराने ज़माने में एक होते थे, अभी भी लोगों ने घरों में रखे होता है कि गंदम जो है वो ऊपर से डालते हैं और नीचे से वो निकाल लेते हैं। तो उस पॉट के अंदर वो जो पूरा एक होता है बना हुआ, उसके अंदर ऊपर से गंदम डाली जाती है और नीचे से वो उसको विड्रॉ करते रहते हैं, निकालते रहते हैं यूज के अकॉर्डिंगली जितना चाहिए। तो उसमें भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है कि जो पहले गंदम इन हुई होती है नीचे से पहले वो निकल आती है और ऊपर वाली बाद में यूज होती है। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो सबसे पहले तो देखती हैं कि ये मंथ है उनका जनवरी का, और डेट लिखती हैं। डेट में हमारे पास जो है 1 जनवरी आ गया फॉर एग्जांपल। उसमें देखें, उसमें वो देखते हैं कि उन्होंने कितने यूनिट्स साल के पीरियड के स्टार्ट में थे, उनका रेट क्या था, और उनकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, पहले तो इसकी कैलकुलेशंस होती हैं परचेजेस वाले में। फिर आते हैं सेल्स की बारी, तो सेल्स में भी वो देखते हैं कितने यूनिट सेल किए हैं, उनकी कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट। ठीक है, ये जो रेट मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने रेट, इसको मैं कॉस्ट पर यूनिट कर देता हूँ। ठीक है, और ये टोटल कॉस्ट का कॉलम थर्ड। अब हमारे पास यहाँ पर भी जो यूनिट्स आपने सेल किए हैं उनकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी और टोटल कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड है उसमें भी आप देखते हैं कि आपके यूनिट्स कितने हैं, आपकी कॉस्ट उसकी पर यूनिट कितनी है और टोटल कॉस्ट कितनी है। ये 3 कॉलम आप बनाएंगे। अब इसमें देखें, जो हमारे पास 1 जनवरी थी, January 1, उसमें हमारे पास इन्वेंट्री उसने दिया, ऊपर जो डाटा दिया हुआ है उसमें देखें, उसमें इन्वेंट्री कितनी गिवन है, 100 यूनिट्स हैं ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास, और उनकी प्राइस कितनी कितनी कॉस्ट है, $10। तो यूनिट्स में हम 100 यूनिट्स लिख देंगे, कॉस्ट पर यूनिट में 10 लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट निकलेगी टोटल, वो निकलेगी इसकी 1000। इसका मतलब है जो इन्वेंट्री ओपनिंग पड़ी हुई थी उसकी वैल्यू हमारे पास है, उसकी जो कॉस्ट थी वो $1000 थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने सेकंड को नया मटेरियल परचेज कर लिया। कितने यूनिट्स, 100 यूनिट्स। अब आपके पास सेकंड को 100 यूनिट्स परचेज में न्यू यूनिट्स आ गए, उनकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लें। कॉस्ट पर यूनिट है $12 की। इट मीन्स के ये 1200 के आपके पास टोटल आ गए। अब यही 1200 जो यूनिट्स हैं इनको बैलेंस वाले कॉलम में भी आप लिख लेंगे कि 100 यूनिट्स आपने परचेज किए, वही 100 यूनिट्स सेल नहीं हुए, तो वो इन्वेंट्री में आ गए आपके पास, डे एंड पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, आपने परचेज किए, उस दिन कोई सेल नहीं हुई, इसलिए जो एज इट इज थे वो आपके पास बैलेंस के कॉलम में आ गए। अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो दो तरह की इन्वेंट्रीज हो गई हैं। एक 100 यूनिट्स है पहले, जो हमने $10 पे परचेज किए थे $1000 के। दूसरे आपने 100 यूनिट्स परचेज किए थे, वो कितने आपने 12 के हिसाब से परचेज किए थे, 1200 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सेल कर रहे हैं। जब आप सेल करेंगे तो फिर आपने क्या कर लेना है, इसके नीचे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ये इसके नीचे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी।
ठीक है। अब देखें जो सेल कर रहे हैं ना, वो सेल है हमारे पास 3 जनवरी को सेल हो रही है। तो सेल कितने यूनिट्स हो रहे हैं? 100 यूनिट्स। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन से यूनिट्स पहले आपने सेल करने हैं, जो आपके पास 1 जनवरी को पड़े थे या जो सेकंड को परचेज किए हैं। ठीक है, आपने सेल किए टोटल 120 यूनिट्स सेल हुए। तो सबसे पहले मेथड अप्लाई हो रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट इन हुए हैं वो ये 1000 यूनिट्स हैं, शुरू वाले $1000 जिनकी वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 100 यूनिट सेल कर देंगे। क्या इनकी प्राइस कितनी है? $10 के हिसाब से टोटल ये आपके पास $1000 के सेल हो गए। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है रिमेनिंग। रिमेनिंग में आप देखें कि आपके पास ना 20 यूनिट्स और रह गए। अब जो रिमेनिंग 20 यूनिट्स हैं वो जो उसके बाद इन्वेंट्री परचेज किए उसमें से आप सेल करेंगे न्यू यूनिट्स जो हैं 20 यूनिट्स, और उनकी कॉस्ट कितनी है? $12। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? निकालें 240। ठीक हो गया, ये इसके सामने ही आएंगी सेल्स 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $10 और टोटल आ गई 1000 की। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें जब आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अब आपने सेल कर दिया, सेल के बाद आपकी सेल्स होगी। अब इन्वेंट्री कितनी बची? ऊपर वाले पहले जो 100 यूनिट थे वो सारे का सारे सेल हो गए। जो रिमेनिंग आपके पास 100 यूनिट थे उसमें से भी आपके पास जो सेकंड पे परचेज किए, सेकंड को परचेज किए, उनमें से भी आप 80 यूनिट 20 यूनिट सेल कर दिए आपने। तो आपके पास रिमेनिंग बच गए 80 यूनिट्स, और उनकी वैल्यू क्या थी? कॉस्ट थी 12 के हिसाब से परचेज किए हुए थे। तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। कितनी यूनिट्स निकलेंगे इसकी वैल्यू? निकालें जरा। ये आपके पास आ रहे हैं 80 × 12, 960। 960 ये आपके पास टोटल आपके पास मटेरियल बच गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने इन्वेंट्री फर्दर देखें थर्ड पे, वो आपने कर लिया परचेज। ठीक है, अब देखें 4 जनवरी को आपने फिर परचेज कर लिया। 4 जनवरी को आपने 100 यूनिट्स परचेज किया, तो परचेज में लिख दें कितने यूनिट्स परचेज किए। फोर्थ को आपने यू परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $14। प्राइस और बढ़ गई है तो ये हो गया टोटल 1400 की। ठीक हो गया, तो आपके पास यही 1400, क्योंकि 4 जनवरी को और को सेल नहीं हो रही, तो यही 100 यूनिट्स जो हैं जिनकी कॉस्ट $14 पर यूनिट है, 1400 टोटल वैल्यू है, ये आपके पास इन्वेंट्री में भी शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपके पास इन्वेंट्री दो तरह की है, एक है $80 की जो पुरानी पड़ी हुई है, जो फर्स्ट इन हुई है, और एक उसके बाद 100 उसके बाद इन हुए। अब आपके पास ना 5 जनवरी को देखें दोबारा यूनिट सेल कर रहे हैं। जब आपकी सेल्स होंगी ना तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर अगेन इसके नीचे लाइन लगा लेनी है आपने। ठीक है, जब आप लाइन लगाएंगे तो अब आपने क्या करना है, जब आप सेल करने जा रहे हैं, सेल हुई है आपकी 5 को, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 100। ठीक है, अब 80 यूनिट्स पुराने पड़े हुए हैं, सबसे पहले आप 80 यूनिट सेल करेंगे। 80 यूनिट की कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? $12। ठीक है, तो टोटल हो गया 960 के। ठीक हो गया, उसके बाद रिमेनिंग आपके पास यूनिट्स जो बचते हैं, आपने 100 सेल करने हैं, तो 80 आपने पहले पड़े हुए तो वो सेल कर दिए, 20 रह गए, तो 20 आपने सेल करने कहाँ से? जो सेकंड यूनिट्स हैं, तो 20 यूनिट्स, और इनकी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? 14। तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 20 × 14, 20 × 14, तो ये आपके पास 280 की कॉस्ट होगी ये वाली। ठीक हो गया, अब जो रिमेनिंग बच गए आपके पास वो कितने यूनिट्स बचे हैं? 100 में से भी 20 इशू कर दिए, तो बाकी आपके पास 80 बचे। किस हिसाब से? 14 के हिसाब से। रिमेनिंग यूनिट्स कितने बच गए? 80 यूनिट्स बच गए आपके पास 14 के हिसाब से जिनकी वैल्यू है, और टोटल वो बन जाते हैं 1120। ठीक हो गया, यहाँ तक ये आपने फॉर एग्जांपल वैल्यूज पुट कर ली। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप इनके ना टोटल करने जा रहे हैं।
ठीक है। आप देखें जब हम टोटल करेंगे तो उसमें देखें कि हमारे पास ना सेल्स कितनी हुई है, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी बची है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 80 यूनिट्स का और उसकी कॉस्ट है 14 के हिसाब से 11,120। ये आपके पास बची है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक हो गया। आपके पास जो सेल हुए हैं टोटल वो कितने हुए हैं, 120 यूनिट्स पहले सेल हुए हैं और फिर 100 यूनिट सेल हुए हैं। टोटल हुए हैं आपके पास 220 यूनिट्स। और उनकी कॉस्ट कितनी निकली है वो देखें। 1000 आपकी कॉस्ट निकली है पहले और 1200 200 एंड आपकी 40 कॉस्ट बाद में आई है, तो 1240 तो ये ऊपर वाली कॉस्ट हो जाती है। प्लस आपने जो नए यूनिट सेल किए 960 प्लस आपने 280 के यूनिट सेल किए हैं, तो 2480 2480 ये आपने जो यूनिट सेल किए हैं 220 उनकी कॉस्ट है। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। अब देखें अगर यहाँ पर ना आप इनके प्रॉफिट निकाल लें ना कि प्रॉफिट कितने निकले हैं आपके पास यहाँ पर, तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आप एक तो सेल्स रेवेन्यू देख लें कि आपके पास सेल्स कितनी हुई हैं। आपके पास जो सेल्स हुई हैं ना, एक पहले आपने 120 यूनिट सेल किए हैं प्लस आपने उसके बाद से इसको जो सेल किया ना 120, ये किस सेल प्राइस पे किया है, सेल्स प्राइस ऊपर गिवन है $20 के हिसाब से, ये आपकी सेल्स प्राइस थी। प्लस दूसरी दफा आपने यूनिट सेल किए हैं 100 यूनिट्स। अच्छा, इसमें देखें जो सेकंड 100 यूनिट सेल किए हैं वो उनकी सेल प्राइस भी 20 के हिसाब से, ये आपके टोटल सेल्स रेवेन्यू निकल आएगा। इसमें से आपने लेस कर देना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आपने निकाल ली है अंडर फाइफो मेथड। वो कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स है अंडर फाइफो मेथड, ये मैं यहाँ पर फाइफो लिख रहा हूँ। ये फाइफो इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके फ्यूचर में कैलकुलेशन जब हम आगे करेंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाए। अब देखें जो सेल्स रेवेन्यूज हैं वो कितने बन जाएंगे आपके पास टोटल आपने यूनिट सेल किए हैं 220 के और सेल्स प्राइस थी $20 के हिसाब से। इसका मतलब है आपने सेल किए हैं टोटल $4400 की। और कॉस्ट ऑफ सेल्स वो हमने ये कैलकुलेट की हुई है यहाँ पर, जो हमारे पास कॉलम था सेकंड सेल्स वाला, उसमें देखें हमने जो सेल की है वो कितने की है, वो आपके हमारे पास निकल आई है 2480। ठीक है। अब आप निकाल लें इसमें से प्रॉफिट। 2480 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो उसमें से माइनस करें तो आपका प्रॉफिट निकला है 1920। ठीक है, ये आपका निकला है प्रॉफिट। अच्छा देखें ये कैलकुलेशन हम आगे यूज़ करेंगे अभी, आगे फर्दर जब हम कंपैरिजन करेंगे, तो इसलिए यहाँ तक इसमें देखें जो ये क्वेश्चन है फाइफो मेथड है, इसमें कोई मसला हो वो बताएं। फाइफो मेथड में अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो वो चीज़ बताएं, मैं आपको समझाऊं। ये जो बाद वाले 100 यूनिट्स हैं ना, इनकी कॉस्ट $20 नहीं है, वो उसमें $20 नहीं है, वो बल्कि सेल्स प्राइस है। ठीक है, ये सेल्स प्राइस है गिवन, जो सेल्स हैं उनके सामने आपको सेल्स प्राइस गिवन है मुस्कान, ये उसमें कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट जो है वो हमने ऊपर से डिसाइड करनी होती है कि जिस पे हमने परचेज किया हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। ठीक है। हाँ जी, कोई और प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, उसमें देखें हमारे पास ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा मेथड जो होता है ना वो हमारे पास है
एवको मेथड, ठीक है। अब जो एवको मेथड है ना, इसको हम, इसमें भी दो मेथड्स हैं फर्दर, ठीक है। एक हमारे पास पीरियोडिक, जो है पीरियोडिक मेथड होता है, और एक वेटेड एवरेज मेथड होता है, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। मुस्कान, ये जो सामने इनके लिखी हुई है ना, सेल्स प्राइस नहीं है, ये परचेज प्राइस है, ठीक है। आप उसमें कंफ्यूज हो रही हैं। आप देखें, जो हमने यूनिट सेल किए हैं ना 5th को, ठीक है, वो हमने 100 यूनिट सेल किए हैं। अब जो 100 यूनिट सेल करने हैं ना, हमने उस टाइम देखना है कि हम मेथड कौन सा यूज करें। हमारे पास FIFO मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आपके पास है उनको पहले आपने सेल करना है। जो पहले हमने यूनिट खरीदे हुए थे उसमें हमारे पास देखें, बैलेंस वाले कॉलम में देखें कि हमारे पास जो बैलेंस है ना, ये 5th से पहले 4th को हमारे पास 80 यूनिट्स थे जो हमने $12 के हिसाब से परचेज किए थे, और 100 यूनिट्स हमने 14 के हिसाब से परचेज किए। तो टोटल हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई 960 पुराने यूनिट्स की वैल्यू है, और 1400 न्यू यूनिट्स की वैल्यू है, ठीक है। अब उसमें से हमने 100 यूनिट सेल करने हैं। तो 100 जब सेल करेंगे तो पहले हम पुराने यूनिट सेल करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले परचेज किए पहले सेल कर दें। तो जो हमने पहले परचेज किए हैं वो परचेज किए 80 यूनिट्स, ठीक है। 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14, और वो हो गया हमारे पास 1120। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट यूनिट्स, आते हैं हमारे पास इसके बाद, वो आते हैं हमारे पास बाकी यूनिट्स, वो हम सेकंड वाली प्राइस में से सेल करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास उसके बाद आएगी। ठीक है, वो सेल्स प्राइस और है। सेल्स प्राइस जो है वो $20 ही है हमारे पास। 3 तारीख को जो सेल हो रहे हैं वो भी $20 पे सेल किए हैं, ठीक है। और जो हमने 5 तारीख को सेल किए हैं वो भी 20 के हिसाब से सेल किए हैं। जो हम यहाँ पर कॉस्ट कार्ड के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो हमारे पास पुरानी वैल्यूज है, मतलब कॉस्ट है वो, ठीक है, कि इन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है जो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप देखें उसके बाद ना हमारे पास ना, जो हमने इसके बाद जो दूसरा मेथड है ना वो है एवको मेथड। जो एवको मेथड होता है उसमें दो मेथड होते हैं। एवको एवको मेथड के अंदर एक मेथड होता है पीरियोडिक एवरेज मेथड, और दूसरे नंबर पर होता है आपके पास वेटेड एवरेज मेथड। होते दोनों ही एवरेज मेथड हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है। जो पीरियोडिक होता है ना उसमें ये करते हैं कि हम मंथ एंड पे जाके या वीक एंड पे जाके ना एक ही दफा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, वो बार बार कैलकुलेशन नहीं करते। जो वेटेड एवरेज मेथड होता है ना, इसमें वेटेड एवरेज मेथड में ना ये कॉन्टिन्यूस मेथड होता है। ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इवैल्यूएशन कंटिन्यू रहती है इसकी। अब इसमें देखें जो हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड है उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, और दूसरे मेथड में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो पीरियोडिक मेथड होता है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक एवरेज मेथड, ठीक है। इसमें जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है।
एवरेज कॉस्ट जो है वो हम जब निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, देखें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई थी, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट्स में पड़ा हुआ था क्वांटिटी में, उसको हम बेस में लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो डॉलर्स में है उसे हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में हम यूनिट्स लिख लेते हैं। उसके बाद हमने कितनी परचेजेस की हैं यूनिट्स में, उनको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, और परचेजेस जो हैं वो कितनी कॉस्ट की हुई हैं उनको हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाती है। जैसा कि ये क्वेश्चन है तो इसमें देखें कि ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो 100 यूनिट्स थी, 1 10 हमारे पास डॉलर ईच यूनिट की कॉस्ट थी, तो हमारे पास उसकी कॉस्ट बनी थी $1000, और कितने यूनिट्स की थी 100 यूनिट्स, हमने वो बेस में लिख लिए। उसके बाद हमने परचेजेस की हैं तो परचेजेस में देखें हमारे पास कितनी है, जो परचेज की हैं तो परचेजेस में हमने कितने यूनिट्स परचेज किए, दो दफा परचेज किए हैं, एक दफा 100 की सेकंड को, और फिर 100 की हमने फोर्थ को परचेज की हैं। तो जो परचेजेस टोटल हुई हैं वो हमारे पास 200 यूनिट्स की हुई हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, और न्यूमरेटर में उनकी कॉस्ट लिख लेंगे, कितनी कॉस्ट आती है, ये आपने 200 यूनिट्स परचेज किए और उनकी टोटल कॉस्ट 2600 बनी, ठीक है। तो ये $2600 आप यहाँ पर लिख के इसकी एवरेज निकाल लें, ठीक है। ये एवरेज निकालें कितनी आती है, आपके पास 1000 प्लस 2600 इट वुड बी इक्वल टू 3600, 3600 को आप डिवाइड करें 300 से, तो ये आपके पास कितना आएगा, 12 12 पर यूनिट आपकी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। ये आएगी आपके पास वेटेड एवरेज, पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड में, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, यूनिट सोल्ड आपके कितने मल्टीप्लाई बाय, आप इसको करेंगे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से, ठीक है। यूनिट सोल्ड जो है वो आपके पास कितने, आप देखें सेल्स हमने की हैं, सेल्स यहाँ गिवन है ऊपर कॉस्ट कार्ड में, वो 220 यूनिट सेल की हैं। एवरेज कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है $12 पर यूनिट, ठीक है, वो कितनी है $12,000 पर यूनिट। तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कितनी आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी बनती है 220 यूनिट्स हैं जो सेल हुए हैं, और एवरेज कॉस्ट जो आ रही है वो 12 आ रही है, तो टोटल आपके पास $2640 आपकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है या क्लोजिंग स्टॉक, तो वो कैसे आएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है यूनिट्स में, मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जो एवरेज कॉस्ट पहले निकाल ली है उससे मल्टीप्लाई कर देना। आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है, क्लोजिंग स्टॉक अगर आप देखें तो आपके पास 80 यूनिट्स रिमेनिंग बच गए, 80 यूनिट्स, ठीक है, और एक यूनिट की जो कॉस्ट थी वो है 12, जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली एवरेज कॉस्ट, तो आपके पास इसकी एवरेज कॉस्ट भी निकल आएगी। तो ये कितना बनता है एवरेज कॉस्ट, 12 मल्टीप्लाई बाय 80, $960, ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। और आप निकाल लें अगर प्रॉफिट, कि आपके पास प्रॉफिट कितना आता है, तो प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो वो देखें, प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट जो आता है ना, वो आपकी सेल्स आएंगी, सेल्स कितनी है, और लेस उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। सेल्स तो उतनी रहेंगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किए हैं, तो पिछले क्वेश्चन का ही डाटा लेते हैं, सेल्स हमारे पास 4400 की आ रही है, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आ रही है वो आपके पास 2640 की आ रही है, ठीक है। तो आपके पास नेट कितनी वैल्यू रहेगी,
4400 माइनस आपके पास 2640, ये आपके पास है 1760 का प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये हमारे पास है पीरियोडिक मेथड। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरा मेथड है वो आता है जो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास ना चेंज होती रहती है, जिसमें वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो उसमें कैलकुलेशंस हम करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें हमारी कैलकुलेशंस कैसे होंगी। एवको मेथड जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस एवको मेथड है। ठीक है, इसमें हम ऊपर वाला डाटा ही दोबारा कंसीडर कर लेते हैं, जो भी हमने कंसीडर किया हुआ उसी के अकॉर्डिंगली हम बना लेते हैं कि हमारे पास डेट क्या है, हमारे पास परचेजेस क्या हैं, ठीक है, हमने सेल्स कितनी की हैं, यूनिट सोल्ड कितने हैं, और आपके पास बैलेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो परचेजेस हैं वो आपकी आती हैं यूनिट्स में, मल्टीप्लाई उसको करेंगे आपकी कॉस्ट पर यूनिट से, और इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं सेल्स। सेल्स भी यूनिट्स में कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, और टोटल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, बैलेंस वाला भी यही कॉलम में यही हिसाब है कि आपके यूनिट्स कितने हैं, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, और आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी। ठीक है, अब यहाँ देखें कि आपने क्या करना है। जो ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास में जनवरी में, ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को वो था 100 यूनिट्स का, वो एज इट इज हम यहाँ लिख लेंगे एट द रेट ऑफ $10, टोटल $1000 की आपके पास उनकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, उसके बाद देखें जो हमारे पास आता है यहाँ पर, सेकंड को हमने परचेजेस की थी, परचेजेस किए थे 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $12, और टोटल हमारे पास 1200 की इसकी कॉस्ट आ गई थी। उसी वही हमारा डाटा हमने ट्रांसफर कर दिया नीचे। ठीक है, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 12 पर यूनिट, और टोटल आपके पास हो गया ये 1200 का। यही बैलेंस के कॉलम में हमने वैल्यू शिफ्ट कर दी। ठीक है, अब इसमें क्या हमारे पास आता है, अच्छा इसमें ना ऊपर जो कैलकुलेशंस हमने की थी उसमें थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में शायद कोई चेंज आया है, वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो गई है, मैंने उसमें कोई कोई चीज़ चेंज नहीं की। ठीक है, मैं इनको सही कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा देखें, हमारे पास ना बाकी जो चीज़ें हैं
हैं वो तो सही है इसमें। अच्छा ये देखें, हमारे पास यहाँ पर ना जब हम कैलकुलेशन करेंगे आपको मेथड में, ये जो सेकंड वाला इसमें हमने परचेजेस की थी सेकंड को, फर्स्ट को जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास है 1000 का, फिर हमने परचेज किए हैं वो भी एज इट इज हमारी आ जाएंगी, जो हमारा कॉस्ट कार्ड ऊपर बना हुआ है वैसे ही रहेंगी। लेकिन आप देखें, अब आपने क्या करना है, जब आपने इशू करनी है तो आप उससे पहले ने एक दफ़ा इसकी एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, वेटेड एवरेज प्राइस। तो वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, आप यहाँ पर ना जब आपने सेल करना है उससे पहले दो लाइंस लगा लें। आप देखें यूनिट्स टोटल कितने, 100, ये 100, ये टोटल 200, ठीक है। और आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल, 1000 प्लस 1200, ये 2200 की होगी। तो आप एवरेज निकालने, आप प्राइस कितनी आएगी, तो वो आपकी आती है 2200 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आपके पास प्राइस आ जाएगी। निकालें कितनी आती है, 11 आएगी। देखें ये 11 आती है, कितनी आती है, 2200 डिवाइडेड बाय आपका 200, तो ये आपके पास 11 आ जाएगी। आपके पास $11 पर यूनिट प्राइस आ गई। अब ये जो $11 पर यूनिट प्राइस है ये आपकी यहाँ पर इशू प्राइस होगी, इस पे आपने बाकी सेल करनी है। अब देखें थर्ड को आपने यूनिट सेल किए हैं 120 के। अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने की, पहले कौन सा सेल करना है बाद में कौन सा सेल करना है, एवरेज पे ही सेल कर देंगे। तो एवरेज प्राइस हमारे पास आ रही है 11, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय आप 11 करेंगे, तो इसका मतलब है 1320 कॉस्ट थी जो आपने यूनिट सेल की है। रिमेनिंग 200 में से आपके 120 यूनिट सेल हो गए, रिमेनिंग बच गए 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो किसके, इसके हिसाब से 11, इसी के हिसाब से जो हमने एवरेज निकाली, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपके पास आ जाएगा 880, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट आप नेक्स्ट डेट को आपने फिर परचेजेस कर ली। परचेजेस आपने कितनी की हैं, वो आपने किए हैं फोर्थ को। फोर्थ यू परचेज 100 यूनिट्स अगेन एट द रेट ऑफ 14 पर यूनिट, तो ये 1400 उसकी कॉस्ट आई, उसी को इन्वेंट्री में शिफ्ट कर दिया। 100 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 14 पर यूनिट, और टोटल आपके पास आ गया 1400 यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपने अभी सेल करने हैं यूनिट्स, ठीक है, उससे पहले आप फिर इसकी एवरेज निकाल लें। अब आपके यूनिट्स देखें एवरेज 80 प्लस 100 180 हो गए, ठीक है। 1400 प्लस आपके पास 880, इन दोनों को ऐड अप करें तो इसकी टोटल कॉस्ट जो बन जाती है वो है 2280, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलेगी, 2280 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने 180, इससे एवरेज कर लें, डिवाइडेड बाय 180 करें तो आपके पास ये आ जाएगी 12.7, ठीक है। 67 आ रही है, मैंने उसको 7 कर लिया। ये आपके पास कॉस्ट आ रही है यहाँ पर ना 12.7, ठीक हो। अब जब आपने इसके बाद फिफ्थ को सेल कर रहे हैं ना, तो फिफ्थ को जब आप सेल करेंगे तो फिफ्थ को सेल होंगे, आपने किया 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12.7, ये न्यू रेट पे करेंगे, न्यू जो कॉस्ट है, तो ये आपके पास 1270 आ जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 12.7, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, $1270, ठीक हो गया। अब ये जो $1270 हो गया, अब आपके पास रिमेनिंग कितने बच गए, 180 में से आपने 100 सेल कर दिए, तो बाकी आपके पास कितने बचे, 80 यूनिट्स। तो 80 यूनिट्स जो आपके पास बच के, उनकी वैल्यू 12.7 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। 80 मल्टीप्लाई बाय 12.7 कितना होता है, ये आपका बनेगा 1016। ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी, यहाँ आप निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके यूनिट सोल्ड हुए हैं 220, और कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कितनी आ रही है 1320, ऊपर वाली वैल्यू है, प्लस 1270 की नीचे ये दोनों वैल्यू हैं, इन दोनों का आप टोटल करेंगे
ठीक है, तो ये आपका 2590, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाल ली है, तो आपने अगर यहाँ से इसका प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, आप देखें सेल्स रेवेन्यू कितना है, सेल्स रेवेन्यू उतना ही रहेगा जो हमने ऊपर किया, वो 4400 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेस इसमें से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स करनी है। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कितनी है वो देखें, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमने यहाँ निकाली है वो है 2590। ठीक है, 4400 माइनस आपका आंसर कितना आता है, ये 4400 माइनस आपका 2590, ये आपका आता है 1810, ये आपका आ गया प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें हम ना इनके कंपैरिजन भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि आप कंपैरिजन बताएं कि इसमें क्या क्या आएगा कैसे वैल्यू, किसमें कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी। अब देखें हमने यहाँ पर ना एवको मेथड किया है, वेटेड एवरेज मेथड किया है, और हमने यहाँ पर फाइफो मेथड किया है। जब हम कंपैरिजन के लिए जाते हैं ना, तो कंपैरिजन के लिए हम जाएंगे तो कंपैरिजन आपका फाइफो मेथड है, वो हमने उसके तहत कैलकुलेशंस की हैं और एवको के तहत की हैं। ठीक है, एवको में कोई एक मेथड ले लें, ठीक है, उसके मुताबिक हम कैलकुलेशंस कर लें। उसके बाद इसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई है, एक ये आएगी। उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स और आपका प्रॉफिट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखें ये प्राइसेस जो हैं ये इंक्रीज हो रही थी, पहले 10 की एक हमने प्राइस अज्यूम की थी, 10 पे चीज परचेज हमने पुरानी परचेज की थी, फिर हमारे पास वही बाद में जो अब गए तो वो $12 की हो गई, फिर वो $14 की होगी। दिस मीन्स दैट दिस इज इन्फ्लेशन। ठीक है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन हो, आपके एरिया में इन्फ्लेशन हो, तो दोनों मेथड्स का इफेक्ट क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पे और यहाँ पे। आप देखें हम यहाँ से डाटा पुट कर लेते हैं, हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही थी अंडर फाइफो मेथड वो 1120 की थी। ठीक है, वो कितने की थी, 1120 की। जबकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर एवको मेथड वो कितनी थी, 1060। मैं यही वाली नीचे वाली एज्यूम कर रहा हूँ, या आप पीरियोडिक एवरेज वाली ऊपर वाली वैल्यू ले लें, कोई मसला नहीं, उसके मुताबिक आप कैलकुलेशंस कर लें। ठीक है, अच्छा उसके मुताबिक उसके बाद आप देखेंगे आपके पास नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी फाइफो मेथड के तहत कितनी आई थी, वो अरेज हो गई है यहाँ से ना वैल्यू, मैं दोबारा कैलकुलेट कर लें इसको। 1000 प्लस 240 प्लस 960 प्लस 280, ये आपकी आ गई 2480। ठीक है, यही वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं 2480। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर कितनी आई है हमारे पास एवको मेथड में 2590। अब देखें जो प्रॉफिट आया ना, वो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया है, प्रॉफिट जो हमारे पास आए हैं अंडर लाइफो मेथड, जो प्रॉफिट आया था वो हमारे पास प्रॉफिट आया है 1920 का।
और जो प्रॉफिट हमारे पास अंडर आया हेलो, अच्छा सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा देखिए, ये डाटा सारा हमने पुट कर लिया, उसके बाद ना हम इसको देखते हैं, इसके कंपैरिजन करते हैं। जो फाइफो मेथड होता है ना, उसका अंडरस्टैंड करें। जब हम इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन में देखें आपकी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो फाइफो मेथड कहता है कि जो पहले परचेज की हुई है ना, जो कम प्राइस पे, उनको आप इशू कर दो या सेल कर दो। तो जब हम उनको सेल करते हैं, उसकी वजह से हम जो सेल कर रहे हैं वो कम कॉस्ट वाली चीजें सेल कर रहे हैं, जिनको हमने कम प्राइस पे परचेज किया है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती है ना, वो इसलिए कंपैरेटिवली लोअर होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर लाइफो मेथड, सॉरी अंडर फाइफो मेथड, इट वुड बी लोअर। ये हमारे पास आएगी, लोअर होगी। ठीक है, और जो एवको मेथड होता है उसमें फिर उसके ऑपोजिट होती है, हायर होती है। अच्छा, जब आप कॉस्ट कम चार्ज करते हैं तो प्रॉफिट आपके हायर हो जाते हैं। जब आपकी कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो प्रॉफिट हायर हो जाएंगे, जबकि ऑन द अदर हैंड आपके पास जो उसकी वैल्यू है, वो क्या नाम है, प्रॉफिट अंडर एवको मेथड, वो लोअर हो जाएंगे। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक पे। जो जब हम इशू कर रहे हैं, फाइफो मेथड यूज करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और इन्फ्लेशन है, तो हम सस्ते यूनिट जो कम वैल्यू वाले हैं वो पहले हम सेल कर देते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले जाते हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन जाते हैं। जो बच जाते हैं वो ज्यादा वैल्यू के यूनिट्स होते हैं। तो आपके पास ये जो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी अंडर फाइफो मेथड, वो हायर होगी, और अंडर एवको मेथड इट वुड बी लोअर। ठीक है, ये कंपैरिजन आपने याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला हो वो पूछ लें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन इसमें, कोई पूछने वाली, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक जो करवाया है, मेथड्स करवाए हैं, मुझे आप मैसेज करें ताकि मैं उसको रिप्लाई करूं। ओके, अब्बास क्लियर है, बाकी लोग? मुस्कान क्लियर है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास ना जो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस में ना
स्टॉक टेकिंग वगैरह होती है। स्टॉक टेकिंग का मतलब ये होता है कि आपने ना इन्वेंट्री को काउंट करना है, ठीक है। एक वर्ड होता है, टर्म होती है, दैट इज नोन एज स्टॉक टेकिंग, ठीक है। स्टॉक टेकिंग का मतलब ये होता है कि फिजिकली काउंटिंग एंड वैल्यूइंग इन्वेंट्री। आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी होती है उसको आपने फिजिकली काउंट करना है और उसको वैल्यू करना है। अच्छा, आप देखें, आप किसी मार्केट में जाएं, सुपर स्टोर में जाएं, सुपरमार्केट्स में जाएं, तो आप देखते होंगे कि कुछ एरिया को उन्होंने एक रिबन लगा के येलो कलर का या रेड कलर का, उसमें कुछ लोग ना चीजें काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जो चीजें काउंट कर रहे होते हैं वो किस लिए कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। आप एक दिन जाएं वो एक सेक्शन कर रहे होंगे, अब दूसरे दिन जाएं वो दूसरी सेक्शन कर रहे होंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी स्टॉक टेकिंग होती है। जो स्टॉक टेकिंग होती है ना, वो दो तरह की होती है कि आप जाके इन्वेंट्री को काउंट करते हैं और उसको क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं उसकी। एक होती है कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग और एक होती है पीरियोडिक। जो कॉन्टिन्यूस होती है वो क्या होती है, वो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है। वो आप क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं कि आपने जनाब कॉन्टिन्यूसली वो करते रहते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको ना रोटेट करते हैं। जो प्रोडक्ट होती है ना, वो हर दफा एक ही प्रोडक्ट, एक ही ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल रखे हुए हैं, मटेरियल आपके 10 तरह के हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप हर वीक काउंट करें, रेगुलरली काउंट करें और 10 के 10 काउंट करें। उसमें यह होता है कि आप एक दफा काउंट करें, मटेरियल ए की कैलकुलेशंस कर लें, उसको स्टॉक टेकिंग कर लें, फिर मटेरियल बी की नेक्स्ट वीक, उसके बाद मटेरियल सी की, ठीक है। रेगुलर स्टॉक टेकिंग ऑन रोटेटिंग बेसिस, ठीक है। इसको कहते हैं ऑन रोटेटिंग बेसिस, ठीक है। उसके बाद जो पीरियोडिक होती है, पीरियोडिक हमारे पास होती है, पीरियोडिक क्या होती है, ये हमारे पास नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। पीरियड और ईयर, ठीक है, आपके पीरियड या ईयर के एंड पे होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आप ऑल आइटम्स को कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं। ऑल आइटम्स आर कंसीडर्ड, जितने भी आइटम्स होते हैं सारे के सारे आप क्या करते हैं, उनको कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन करते हुए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि आपके पास ना, जब आप कैलकुलेशन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पीरियोडिकली उसको करते हैं स्टॉक टेकिंग, तो उसमें आप सारे आइटम्स करने हैं, और अगर आपने कॉन्टिन्यूसली करने हैं तो उसमें आप कुछ आइटम्स एक दफा कर लेते हैं, अगली दफा दूसरा आइटम रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है उसमें एरर किया है, तो फिर आपका क्या, आपने उसकी ट्रीटमेंट्स क्या होंगी, ठीक है। अब देखें, एरर इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आपने इन्वेंट्री वैल्यू की, उसकी कैलकुलेशन की और उसमें एरर कर दिया। एरर का मतलब यह मिस्टेक होगी आपसे, आपने इंटेंशनल नहीं किया उसको, उसकी वैल्यू चेंज, मिस्टेकनली चेंज हो गई है। अब देखें, जो आपके पास इन्वेंट्री होती है ना, नॉर्मली आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है, उसकी आप कैलकुलेशन करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को अगर आपने ओवर स्टेट कर दिया है, ठीक है, आपने ज्यादा लिख दिया, तो उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा और उसका ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। जब आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट कर देते हैं, इसका मतलब है आपने ज्यादा उसको काउंट कर दिया, उतनी वैल्यू नहीं थी, आपने ज्यादा कर दी। फॉर एग्जांपल 10,000 का आपका इन्वेंट्री थी,
आपने उसको 20,000 लिख दिया, आपने 30,000 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, जब क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्या हो रहा होता है, माइनस हो रहा होता है। हम क्या करते हैं, हम जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं, देखें हमारे पास, हम जीपी जब कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हमारे पास सेल्स आती हैं, लेस उसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो रही होती हैं, उन कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो हमारे पास फॉर्मूला लग रहा होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस परचेजेस होते हैं, और नॉर्मली फिर हम माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं। ये मैं शॉर्ट कर दिया, बाकी बाकी चीजें जो कैरेज इनवर्ड है ये वो सारी चीजें आती हैं। अब देखें, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये माइनस हो रहा है, आपने इसकी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की इंक्रीज कर दी। आप जब इसे इंक्रीज कर देंगे तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसे माइनस कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, ये अंडर स्टेट हो जाएगी। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेट हो जाएगी, कॉस्ट कम आपने लिखी है, तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली ओवर स्टेट हो जाते हैं ना, कि आपने प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर दिया, ओवर स्टेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको आपने ओवर स्टेट की बजाय अंडर स्टेट कर दिया है, ठीक है, अंडर स्टेट मीन्स कम लिख दिया है, तो डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसके रिवर्स जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो ओवर स्टेट हो जाएगी। और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेटेड हो गई है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इस पे, इन्वेंट्री पे ये ओवर स्टेटेड होगी, ओवर स्टेट होने की वजह से आपके पास जो जीपी है वो अंडर स्टेट हो जाएगा। ठीक हो गया, जीपी क्या हो गया, अंडर स्टेट हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आपने गलत लिख दी, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, अगर आपने उसे ओवर स्टेट या अंडर स्टेट किया। आपने ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट किया, ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट करने का मतलब ये है कि आपने क्या कर दिया, ज्यादा लिख दिया। ठीक है, जब आप उसे ज्यादा लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से चेंज होती हैं, ये ओवर स्टेटेड हो जाएंगी। ठीक हो गया, अगर ये ओवर स्टेट हो जाएंगी तो आपके पास इस पे जीपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये अंडर स्टेट हो जाएगा। ठीक हो गया, इसी तरह आपने अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को अंडर स्टेट कर दिया है, कम लिख दिया, तो अंडर स्टेट करने का फिर क्या इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर अंडरस्टेट करेंगे तो अंडरस्टेट करने का यहाँ पर जो इम्पैक्ट आएगा ना, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो वो भी अंडरस्टेट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, ये भी अंडरस्टेट हो जाएगी। जब ये अंडरस्टेट हो जाएगी तो आपका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जीपी पे, जीपी आपका ओवरस्टेट हो जाएगा। ये आपने इम्पैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अब आज आपने क्या कि ओनली वन क्वेश्चन कि अगर स्टॉक की कॉस्ट ज्यादा हो और एनआरवी कम हो, ठीक है, तो इन्वेंट्री को कम वैल्यू पे लाने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे, उसको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, आपने कॉस्ट जो है वो कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है। अगर आप एंट्री पास करते हैं तो एंट्री ये होगी कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू चूंकि कम होगी है, तो आप जितनी इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी उसको आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और जो दूसरी चीज है ऊपर से आपने डेबिट में लॉस इन इन्वेंट्री ट्रीट कर लेना है। ठीक है,
तो वो अभी आप उसको चीज को ना छेड़ें, ठीक है। अभी जितनी चीजें करवाई हैं ये आप इतनी करें, ये काफी है आपके लिए। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और टर्म यूज होती है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जो होता है ना, परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली कोई काम करना, ठीक है। परपेचुअल का मतलब है कॉन्टिन्यूसली। तो ये जो हमारे पास मेथड्स होते हैं ना, हम जिनके तहत कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फाइफो मेथड आज हमने पढ़ा है, एबको मेथड पढ़ा है, तो ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। पीरियोडिक का एक ही हमने मेथड पढ़ा है जिसमें एवरेज मेथड था, पीरियोडिक एवरेज मेथड, वो बस हमने किया था। अब्बास, सॉरी यार, अभी आज टाइम खत्म हो गया। कल मैं आपको ना ये पहले क्वेश्चन 7.6 समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर हम आगे चल लेंगे, इसके क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए आपने इतने ही रिवाइज करना है। मैं इसका लेक्चर जो है वो दूसरा जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड करता हूँ, वो जरा आप उसमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो इंशाल्लाह वो आपके अब हो जाएंगे। तो फिर हम कल फर्दर उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सॉरी, आज इस पे जरा ज्यादा टाइम लग गया बस, तो इस वजह से आज नहीं मैं उसको करवा सका क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह कल करवा दूंगा आपको, ठीक है। ओके, फिर कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।